हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बसंत भाग 2 पाठ 15। चैप्टर का नाम है नीलकंठ। नीलकंठ एक तो मोर के लिए बोला गया है, दूसरा नीलकंठ एक पक्षी होता है और भगवान शिव जी का भी नाम नीलकंठ है। ठीक है, इसका भाग 1 आज हम पढ़ेंगे। ये लिखा है महादेव वर्मा जी ने रेखा चित्र के रूप में। रेखा चित्र संस्मरण उनको बहुत ज्यादा प्रिय है। महादेव वर्मा हिंदी छायावादी युग की प्रसिद्ध लेखिका है, 4 स्तंभों में से एक कही जाती है। उन्होंने जो इस चैप्टर को लिखा है, रेखा चित्र का मतलब समझ लीजिए पहले। रेखा चित्र क्या होता है? ऐसा चित्र प्रतिबिंब शब्दों के माध्यम से करना कि आपके सामने वह सारी सिचुएशन, वह सारा चित्र उभर कर सामने आ जाना। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा आपकी नजरों के सामने वो सारा का सारा दृश्य उभर कर आ जाएगा। उसी को कहते हैं रेखा चित्र, अर्थात शब्दों के माध्यम से चित्रों के माध्यम चित्र उभर कर आ जाना। ठीक है, ये है रेखा चित्र। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अब यहाँ पर एक लेखिका जो कि महादेव वर्मा है, वो किस प्रकार से उनको पशु पक्षी बहुत पसंद है। उन्होंने गिल्लू नाम की भी एक कहानी लिखी है। अलग उनको बचपन से ही उनकी जो रचनाएं पढ़ेंगे तो वहाँ नेचर के साथ, पशु पक्षियों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है, लगाव है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर भी पशु पक्षियों के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रेखा चित्र में उन्होंने लिखा है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों का और खरगोश की दुकान पर ध्यान आ गया। मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। चूंकि उनको बहुत ज्यादा पसंद थे पशु पक्षी, तो बताने की हमेशा उनके साथ कोई ना कोई मिलने उनसे आता रहता था। ठीक है, तो अपने अतिथि को वो स्टेशन पहुंचाकर जब वापस लौट रही तो ड्राइवर से उन्होंने आदेश दिया, उनको ऑर्डर दिया कि जहां खरगोश चिड़िया की दुकान है उस तरफ ले चले। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने एक सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। अब यहाँ पर दुकान वाला जो है उसका नाम क्या है? बड़े मियाँ, मतलब उनको बड़े मियाँ बोलते हैं। वहां दुकान पर जो भी चिड़िया पक्षी रखते हैं उनके लिए ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। क्योंकि लेखिका जो है वो अध्यापिका भी थी, उनको गुरुजी। ठीक है, महादेव वर्मा अपने काल में वो जैसे मुंशी प्रेमचंद की बात करें, महादेव वर्मा तो ये लोग शिक्षक भी रहे। तो उनसे उन्होंने प्रणाम किया जैसे गुरुजी को देख के करते हैं, अध्यापक को देखकर करते हैं वैसे। पिछली बार आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार दो बच्चों के 2 मोर के बच्चे पकड़कर लाया था, और एक मोर का था और एक मोरनी का। आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए तो ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार भी खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। ठीक है, अब यहाँ पर जो मतलब कि दुकानदार है बड़े मियाँ, ठीक है, वो गुरुजी से यानी कि लेखिका से बता रहे हैं कि एक चिड़िया मारने वाला एक शंकरगढ़ से एक व्यक्ति लेकर आया था चिड़ी मार। ठीक है, शिकारी, हंटर जिसे बोलते हैं, वो लेकर आया था। मैंने उससे ले लिए और मैंने बता दिया कि कुछ लोग आए थे क्योंकि मोर के पंजों से दवाई बनती है। तो मैंने उनको बोल दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। मतलब वो उनके बोलने का इस तरीके से जो है लगातार बोलते रहते हैं। बड़े मियाँ के बासड़ मेल की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था। सुनने वाला थक्का जहां रोक दे वही स्टेशन मान लीजिए। मतलब उनको बोलने की बहुत ज्यादा आदत थी। लेखिका इस बात से परिचित थी। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने उन्हें बीच में रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ का संकेत अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी साबक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र के समान लग रहे थे। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बड़े मियाँ, लेखिका चूंकि जानती थी बहुत ज्यादा बोलते हैं, तूफान बेल से उनके बोलने की तुलना कर दी गई है। और सामने वाला ही उनको रोक दे वही स्टेशन रहता है। मतलब वो खुद से नहीं रुकते, बोलते रहते। लेखिका को ये पता थी। उन्होंने पूछ लिया कि मोर के बच्चे कहाँ? तो इशारा किया कि पिंजरा बहुत छोटा संकीर्ण था, पतला सकरा था जिसमें मोर के बच्चे थे। मेरे निरीक्षण के साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मारने मुझसे मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए। अब यहाँ पर लगातार बोले जा रहा है, दुकान वाला बता रहा है कि इस नगद नगद यानी कि मुझसे 30 रुपए में मैंने ये मोर के बच्चे जो है खरीदे हैं। बरहा कहा, भाई जरा सोच ले, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला? पर वह मुझे क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अछाता पछाता देना ही पड़ा। ठीक है, मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि आपकी खातिर इनडायरेक्ट वे में कि मैंने उसको जैसे तैसे करके वो 30 रुपए में खरीद लिया। अब आप जो मुनासिब समझे, अस्तु 30 चुड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंडा कार में रखा तो मानो वह जाली के चौखटे का चित्र सजीव हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था कि मानो पिंजड़ा सजीव हो गया, उड़ने योग्य हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर वो लेखिका कह रही है कि जैसे तैसे मैंने उसको 30 रुपए बोला चिड़ी मार के और 5 बड़े मियाँ को इनाम के, मतलब 35 रुपए में वो पिंजरा जो था वो खरीद के लेखिका ने जब अपनी
गाड़ी में रखा तो पक्षी यानी कि मोर के जो छोटे बच्चे हैं उनको बोला गया सावक। तो छोटे से पिंजरे में वो छटपटाने लगे, मानो ऐसा लग रहा था कि अभी जो चित्र लग रहा था अब कैसे लगने लगा, सजीव हो गया और पक्षी उड़ने के लिए छटपटा रहे हो। घर पहुंचने पर जब सब कहने लगे तीतर है, मोर मोर कहकर ठग लिया। अब यहाँ पर जैसे ही वो घर पे गई उन बच्चों को लेकर, क्योंकि मोर के जो बच्चे होते हैं ना, वो देखने में स्टार्टिंग में मोर बड़ा होता है जब, तब उसके पंखों की सुंदरता और ये सारी चीजें दिखती है। आप चित्र में देख सकते हो कि उसकी जो गर्दन, उसके जो पंख है, ये जब वो बड़ा होता है तब। छोटा जब बच्चा होता है तो तीतर के समान होता है, उसमें कोई सुंदरता ऐसे नहीं दिखता है। तो उनसे लेखिका से घर वालों ने क्या कहा कि तीतर कहकर ठग लिया, ठीक है, मतलब मोर कहकर ठग लिया, ये क्या है, तीतर है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण मतलब मैं इस बात से चिढ़ जाती थी, जाने की दुर्बलता बन गई थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाव पर लगे हैं? सुरखा मतलब सोने के पंख लगे हैं क्या? मोर के क्या बाकी पक्षियों के जैसे मोर के भी पंख होते हैं, पक्षी तो है। चिढ़ा दिए जाने के कारण संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरा व्यवहार यत्न में कुछ विशेषता आ गई, क्योंकि बोल दिया गया ना तीतर है, तो मन में कहीं ना कहीं लेखिका को भी, और चिढ़ाने के कारण भी, क्योंकि लोग उनको चिढ़ा रहे थे कि मोर कहकर ठग लिया, ये तो तीतर है, तो लेखिका का व्यवहार भी बहुत अच्छा उनके प्रति इतना नहीं रहा। ठीक है, पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, तो फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। लेखिका बता रही, फिर उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोला, जहां वो पढ़ती लिखती थी, किताबें रखी रहती थी, वहां पर उन्होंने रखा। फिर छोटी छोटी कटोरी में सत्तू यानी कि उनके आटे की गोलियां बनाकर, खाने का एक पदार्थ होता है, मतलब आटा जैसा होता है, उसको घोलकर गोलियां बनाकर उन्होंने उन चिड़ियों को यानी कि उन पक्षियों को खाने के लिए दिया। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे में निकलकर मेरे कमरे में मानो खो गए हो, क्योंकि अभी तक उनका पिंजरा जो था बहुत छोटा था, अब उनको बड़ा कमरा मिल गया हो, जैसे चूहेदानी होती है उतना छोटा पिंजरा था। और जब उन्होंने अपने कमरे में उसको खोल दिया तो पक्षी मानो कहीं गायब हो गए, कभी मेज के नीचे घुस जाते तो कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी टोकरी, कागजों की रद्दी टोकरी को अपना नया बसेरा और गौरव प्रदान किया, और इस तरीके से धीरे धीरे वह कमरे से गुल्ले मिलने लगे। और अंत में उन्होंने क्या किया, लेखिका की एक रद्दी की टोकरी थी, उसमें उन्होंने अपना बसेरा यानी कि उसमें वो रहने लगे। 2-4 दिन वे इसी प्रकार से दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी से प्रकट होते, और फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, तो कभी कुर्सी पर, और तो कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगते। और इस तरीके से जब वो फेमिलियर हो गए वहां, फ्रेंड मतलब एक तरीके से उनको लगने लगा कि मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ पक्षियों को, धीरे धीरे करके वो सामने आने लगे। दिन में तो वो छुपके रहते थे कमरे में इधर उधर से, लेकिन रात के समय जब उन्हें लगता कि लेखिका, वो पक्षी या कोई भी जीव जंतु पहचान जाते हैं कि आप उनकी रक्षा कर रहे हो या उनको मार रहे हो, धीरे धीरे वो आश्वस्त हो गए, मतलब सावधान हो गए, पता चल गया कि मुझे यहाँ कोई खतरा नहीं है। तो कभी लेखिका की मेज पर, तो कभी कुर्सी पर, तो कभी आविर्भूत मतलब प्रकट हो जाना। ठीक है, खिड़कियों में तो जाली लगी थी, यानी कि जो दरवाजे खिड़की थे उस पर क्या लगी थी, जाली लगी थी, मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। चित्रा यहाँ पर आपको याद रखना है, जिसमें जितने भी पशु पक्षी उनके नाम भी रखे हैं। ठीक है, तो चित्रा किसका नाम है, बिल्ली का नाम है। लेखिका की एक पालतू बिल्ली है जो जिसका नाम क्या है, चित्रा नाम है। नवागंतुक नए आए मेहमान, और तब क्योंकि बिल्ली तो खा जाती है ना पक्षियों को, तो वही कह रहे कि नवागंतुक जो है उनको उनको पता लग जाता है बिल्ली को, तो क्या परिणाम होता, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं था। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती है, मतलब उनकी जो पालतू बिल्ली है वो चूहों को भी नहीं मारती है, परंतु फिर भी है तो वो बिल्ली। परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों के अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था, जो उसके लिए अपरिचित थे, अचानक से आ गए थे, क्योंकि लेखिका की बिल्ली जो थोड़ी है, थोड़ी सी कैसी है, घमंडी टाइप की है, वो अपने आगे मतलब बाकी लोगों को जैसे लेखिका के नजदीक देखना उसे पसंद नहीं था, इसके लिए दरवाजा बंद रहे यही उनके लिए अच्छा था। ऐसे मतलब गैर मेरी मर्जी के वो हिंसात्मक मतलब सिंहासन पर कैसे बना ले, मतलब उनकी दृष्टि से जो लेखिका है वो बताना चाह रही है कि जो बिल्ली है वो अगर पक्षियों को साथ में देखती लेखिका के पास, तो शायद उसे खराब लग सकता था, तो हो सकता है वो इन पर हमला कर दे। ये स्त्री चित्रा जैसे अभिमानी और मर्जानी के लिए असह्य कही जा सकती, मतलब जैसे होता ना कि एक दूसरे के प्रति ईर्षा का भाव, कि लेखिका के पास पक्षियों को वो समझती साथ लेखिका उन्हें ज्यादा प्यार कर रही है, ऐसा सोच कर लेखिका को लगता है कि उनसे दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि वो जब पक्षी थोड़े बड़े होने लगे, और वो पक्षी की वजह से उनका जो कमरा था, ठीक है, वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुका था, मानो चिड़ियाघर हो, तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन पक्षियों को पकड़कर जहां उनका सामान्य निवास, जहां पर उन्होंने पशु पक्षी रखे थे, वहां पर उनको छोड़ दिया। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार के स्वाभाविक है। जब दोनों पक्षियों को यानी कि मोर और मोरनी को लेखिका अपने जहां पर उनका निवास स्थान था लेकर गई, तो मानो वहां रहने वाले जो जीव जंतु थे
उनके लिए ऐसा कौतूहल, ऐसा आश्चर्य हो रहा था, जैसे परिवार में कोई नई बहू आती है तब उसको सबको मन में उसको देखने की जो इच्छा होती है, वैसे ही लेखिका के बाकी पशु पक्षियों के मन में उन दोनों जीव जंतुओं के लिए थी, यानी पक्षियों के लिए थी। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और चारों ओर घूम घूम कर गुटर गु की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभासदों के सामने क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि किस प्रकार से बाकी पक्षी और जंतु किस प्रकार से उन मोरों को देखने लगे। जैसे बताया जा रहा है कि कबूतर नाच नाच कर गुटर गु आवाज करने लगे, बड़े खरगोश थे वो लाइन में बैठ गए, और छोटे जो खरगोश थे उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोता मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण करने लगे। उस दिन चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया, सभी आश्चर्यचकित होकर उन दोनों पक्षियों को देख रहे थे। धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे, उनका कायाकल्प वैसे ही हुआ जैसे रंग में या फिर जैसे इल्ली से तितली बनना। यहाँ पर इल्ली यानी कि तितली जब अपने अंडे से बनकर निकलती है तो उसका रूप उस समय नहीं होता, बाद में वो बहुत रंगीन तितली बन जाती है। उसी प्रकार से वो जब बच्चे थे तब तो अच्छे नहीं लगते थे, तीतर के समान लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उनका कायाकल्प ही बदल गया। किस प्रकार से मोर की जो सुंदरता है वो बाहर आई, वो लेखिका बता रही। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई, चोंच अधिक बमकिंग और पैनी हो गई, गोल आंखों में इंद्रानी की नीलावी ज्योति चमकने लगी, लंबी नीली हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छांव जैसी तरंगें उठने लगी। जैसे मोर का बच्चा आपको दिखाया गया ये इस तरीके से होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, अब आप शब्दों से चित्र देखिए कि किस तरीके से चित्र आपके सामने आ रहा है कि उसकी जो कलगी है वो कैसे ऊंची हो गई, सघन हो गई, मतलब और घनी हो गई, चमकीली हो गई, चौच पैनी हो गई है, और उसकी आंखें भी किस प्रकार से उसमें चमक आ गई है, उसकी हरी मतलब हरित नीली, उसमें हरा रंग नीला, किस प्रकार से ग्रीवा मतलब गर्दन किस प्रकार से धूप छांव के जैसी उठने लगी। दक्षिण वामा दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगी, लंबी पूंछ हुई और उसके पंखों में चंद्रिका और इंद्रधनुष रंग उद्दीप्त होने लगे कि मोर के जो लंबे लंबे पंख होते हैं उनमें से चंद्रिका जैसे और इंद्रधनुष के समान रंग उठने लगे। रंग रहित पंखों को गर्वीली गति से एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसकी गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर देना, चुंगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मतलब मोर का यहाँ पर एक एक चीज का लेखिका ने इस तरीके से वर्णन किया कि उसकी लंबी गर्दन किस प्रकार से वो उसमें सुंदरता है, और किस प्रकार से उसकी भाव भंगिमा है, कभी दाना चुगने के लिए वो गर्दन को कैसे करता है, फिर कैसे पानी पीने के लिए टेढ़ी करता है, फिर शब्दों को सुनने के लिए कि मोर जो है अपनी पूरी गर्दन को घुमा सकता है किस तरीके से, उसकी जो सुंदरता है, सुकुमारता, सौंदर्यता देखते ही बनता है, वो आप देख कर ही अनुभव कर सकते हो। चित्र से आप उतना उसको आंक नहीं सकते जितना कि आप उसको देख के अनुभव कर सकते हो। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छांव जैसी गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों के श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह मोर की उपयुक्त सहचारी होने का प्रमाण देने लगी। मोरनी के पंख नहीं होते, पंख जो लंबे वाले पंख होते हैं मोर के होते हैं, बट यहाँ फिर भी बताया गया कि वह भी उतने लंबे सुंदर पंख नहीं हुए, लेकिन उसकी कलंगी वगैरह बाकी सारी चीजें श्वेत छांव की जैसे वो भी सुंदर हो गई। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम रखा गया राधा। जिस प्रकार कृष्ण के साथ हमेशा राधा रहती है उनकी परछाई बनकर, उसी प्रकार से नीलकंठ के साथ हमेशा से मोरनी रहने के कारण उसका नाम क्या रख दिया गया, राधा। और नीलकंठ नीली गर्दन के कारण उसका नाम क्या पड़ा, नीलकंठ। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सेनापति क्या करता है, पूरी सेना को कमांड करता है। उसी प्रकार से लेखक, मुझे खुद भी नहीं पता कि नीलकंठ ने कब वहां रहने वाले जीव जंतु जो चिड़ियाघर लेखिका के पास था, जो उनके द्वारा बनाया गया था, उसमें जितने भी जीव जंतु थे सबका सेनापति मोर बन गया, और उनका संरक्षक भी, उनकी सुरक्षा भी करता था। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र करके उस ओर ले जाता जहां दाना था, यानी कि उनको खाने मतलब हर चीज की सुरक्षा रखता था। ऐसा नहीं था सिर्फ सेनापति ऐसे ऑर्डर देने, नहीं, उनके खाने पहनने हर चीज का ध्यान रखता था कि भाई उनको दाना कब देना है, पानी कब देना है, कब उनकी सुरक्षा करना है, ये सारी चीजों का, ठीक है, कोई किसको तंग ना करे। वह घूम घूम कर मानो सबका रखवाली करता रहता था। किसी ने कुछ गड़बड़ किया तो वह अपनी तीखी चंचु प्रहार से उसे दंड देने दौड़ पड़ता। मतलब जो मोर होता है उसकी चोंच बहुत ही ज्यादा शार्प होती है, तो वो बता रहे हैं कि अगर कोई भी किसी और दूसरे जंतु को, पक्षी को नुकसान पहुंचाता तो वो जाकर उसको क्या करता है, अपनी तीखी चंचु से मतलब कि चोंच से उस पर वार करता, दंड देता उसको। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से अपनी उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता, और जब तक वे आर्तक्रंदन न करने लगे उन्हें अधर में लटकाए रहता। मतलब वो अपनी गर्दन से, अपनी चोंच से खरगोश के बच्चों को क्या करता, उठा लेता, और जब तक वो व्याकुल होकर रोने न लगते तब तक उनको लटकाए रहता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण वेद संस्कार हो जाता, जैसे कान छेदने की प्रथा होती है ना,
तो ऐसे ही बता रहे कि कई बार तो उसकी पैनी नुकीली चोंच से खरगोश के बच्चों का यानी कि कान कड़ भेद भी हो जाता था। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। वो सिर्फ दंड ही नहीं देता था, वो दंड केवल गलती करने पर देता था, बाकी वह पूरी तरीके से उनका संरक्षक था, उनको प्रेम भी करता था, उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखता था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुअल सा खेलते रहते थे और वो उनके साथ खेलता, उनके खाने का ध्यान रखता, उनके पानी का ध्यान रखता, उनकी सुरक्षा का, यानी कि वो एक तरीके से उनका संरक्षक था। अब यहाँ क्या बताए, ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भाग भाग कर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। अब यहाँ बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वो सब जीव जंतु जाली वाले घर में रह रहे थे, तभी वहां से एक सांप आ गया और उसने क्या किया, सब तो भाग गए लेकिन खरगोश का बच्चा उसकी पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं था कि कोई स्पष्ट उसे सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर झूले में सो रहा था, उसी के चौकन्ने कानों से उस मंद स्वर की व्यथा पहचान ली। मतलब नीलकंठ इतना सतर्क था, इतना सजग था उस चिड़ियाघर में रहने वाले सभी जीव जंतुओं के प्रति, उसने वो तुरंत आवाज पहचान ली, इतनी धीमी गति से, क्योंकि खरगोश का बच्चा सांप के मुंह में था, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। तो मुंह में दबे होने के कारण उसकी बहुत तेज आवाज नहीं निकल पा रही थी, बहुत ही मंद स्वर में। लेकिन खरगोश जो मोर जो सो रहा था, वो तुरंत भाप गया कि जो आवाज है ये सहायता के लिए पुकारी जाने वाली आवाज है ये, तो तुरंत वो दौड़कर नीचे आया। नीलकंठ दूर कहीं झूले में सो रहा था, उसकी चौकन्नी आवाजों ने उसके मंद स्वर की व्यथा पहचान ली और वह पूछ पंख समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया और वो तुरंत नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश घायल हो सकता है। और इतना दिमाग, इतना तरीके से मोर को समझ में आ गया। एक तो इतने सजग था कि बहुत जल्दी वो नीचे आ गया, दूसरा से पता था कि क्योंकि सांप जो मोर है वो क्या करता है, सांप को तुरंत मार देता है। सांप है नेवला, नेवला और मोर दोनों ही दुश्मन होते हैं सांप के। सांप डर से भागता है मोर को देख के, क्योंकि उसकी चोंच जो नुकीली है उससे वो तुरंत उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो यहाँ पर मोर को पता था कि अगर मैं इसके मुंह पे प्रहार करूंगा तो इसमें फंसा हुआ इसका जो खरगोश है वो कैसा हो जाएगा, वो एक तरीके से बताया जा रहा है कि उस वो भी मर सकता है, इसलिए वो क्या करता है, उस पर प्रहार नहीं करता है। उसने सांप के फन के पास पंजों में दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल गया, परंतु निश्चेष्टा सा वहीं पड़ा रहा। मतलब क्या बताया जा रहा है कि उसने क्या किया, समझदारी से अपने उसके पंजों में उसके फन को दबा लिया और फिर चोंच से प्रहार करने लगा, जिससे सांप क्या हुआ, अधमरा हो गया। और उसने क्या किया, पकड़ ढीली पड़ते खरगोश का बच्चा मुख से बाहर आ गया, लेकिन निश्चेष्ट बेहोश सा हो गया, उसमें कोई चेतना नहीं थी, ऐसे वो एकदम अधमरा सा नीचे पड़ा हुआ था। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से, केका मतलब उसकी आवाज, मोर की आवाज को केका, ठीक है, मंद आवाज से उसने किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। मतलब वो मोर को, उसे पता था कि मोर काम कर देगा से उसका सांप का, और उसने बाकी जीव जंतुओं को इकट्ठा कर लिया। माली पहुंच गया, फिर हम सब वहां पहुंचे, नीलकंठ यानी कि लेखिका भी आ गई। नीलकंठ जब सांप के दो खंड कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे अपने पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा, यानी कि गर्माहट देना, जैसे होता है ना कि कोई घायल हो जाता है तो गर्मी से, ऐसे उसने पंखों के नीचे उस खरगोश के बच्चों को दबा रखा था। कार्तिकेय ने अपना युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी के रूप और स्वभाव को देखकर समझा जा सकता है। अब लेखिका कह रही है कि भगवान शिव के बड़े पुत्र का नाम कार्तिकेय है, उनका वाहन क्या है, मोर। तो बताया जा रहा है कि उन्होंने ऐसे ही नहीं चुना था मोर को, उसके जो जिस तरीके का रंग रूप है और उसका जो स्वभाव है, किस प्रकार से मानवता जैसा उसका स्वभाव है, इसी कारण भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने अपना ऐसे वाहन चुना होगा, ऐसा लेखिका मन में सोच रही। मयूर कहला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन क्रूर कर्म है। आप देखते चील और बाज क्या करते, पक्षियों को मारता रहता है। यहाँ पर मोर भी, उसकी चोंच वगैरह वैसी है, लेकिन वो अलग श्रेणी में है और ये अलग श्रेणी में, इसको नहीं बोला जा सकता है कि ये भी इस तरीके से क्रूर कर्म करते हैं, लेकिन मोर ऐसा नहीं करता। नीलकंठ में अपनी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, पर उनका मानवीय कण भी हो गया, और उसकी अपनी खुद की विशेषता है, उसके अलावा मानवीय कण, यानी कि उसने मानव की तरह वो लोगों की, वहां पे जीव जंतुओं की रक्षा कर रहा है। मेघों की सांवली छाया में इतने अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर, यानी कि गोल बनाकर वह नाचता था। तब उस नृत्य में एक सहज लय ताल रहता था, आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूम घूम कर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। मतलब बताया जा रहा है कि उसकी अपनी जो विशेषता है, किस प्रकार से अपने इंद्रधनुषी जैसे पंखों को लेकर, जब सावन यानी कि सावन का महीना या फिर बारिश आती, वो किस प्रकार पंखों को गोल बनाकर नाचता रहता, कभी दाहिने कभी बाएं कभी गोल, इस तरीके से।
राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु अपनी गति से भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ के दाहिनी ओर से पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श करके दाहिनी ओर, मतलब वो उसके समान, उसके पास पंख नहीं है तो ऐसे ऐसा मंडलाकार गोल आकार बना के नाच नहीं सकती, लेकिन वह भी उसको एक तरीके से जैसे रिदम में नाचना होता है, कभी दाएं ओर से निकलना कभी बाएं ओर से निकलना, इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। लेखिका कह रही कि नीलकंठ को पता नहीं कैसे पता चल गया कि मुझे उसका नृत्य बहुत ज्यादा पसंद है, यह तो नहीं बताया जा सकता है, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही उसने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता बनाकर तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य क्रम बन गया, मतलब उसको पता चल गया जब भी मैं वहां जाती तो हमेशा वो आके मंडलाकार बनाकर अपने पंखों को हमेशा से नृत्य करने जैसा भाव भंगिमा बना लेता। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि वहां पहुंच जाया करता और लेखिका के साथ अक्सर वहां पे कोई ना कोई अतिथि, कभी कोई देसी तो कभी विदेशी आते रहते थे, और नीलकंठ की अपनी मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे डाली, मतलब जो विदेशी लोग उनके साथ आते थे उन्होंने बहुत ज्यादा मोर के नृत्य को पसंद करते थे और कई लोगों ने तो उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे दी थी। जिस नुकीली पैनी चौथ से भयंकर विषधर के खंड खंड, विषधर मतलब सांप का पर्यायवाची है, बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वह सांप के खंड खंड कर सकता है अपनी पैनी नुकीली चोंच से, उसी से वह मेरी हथेली पर रखे भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता है कि हंसी भी आती है और विस्मय भी होता है। मतलब उसे लेखिका कह रही है एक तरफ तो वो भयंकर विषधर यानी कि सांप के खंड खंड कर सकता है, तो दूसरी तरफ उसी चोंच से कितने आराम से कोमलता से मेरे हाथ से उठा उठा कर वो चने खाता है, मुझे हंसी भी आती है और मुझे आश्चर्य भी होता है। फलों के वृक्षों पर अधिक से पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, मतलब बताया जा रहा है कि उसको फल, पेड़ों पर फल और फूल जब आ जाते तो उसे बहुत अच्छा लगता था। बसंत में जब आम के वृक्ष पर सुनहरी मंजरियों से लद जाते, अशोक के नए लाल पल्लवों से ढक जाते, यानी कि आम के वृक्ष पर जब बौर आ जाता है, अशोक के जो पत्ते हैं वो भी ढक जाते, तब जाली वाले घर में अस्थिर उठता और उसे बाहर छोड़ना ही पड़ता था। इस चैप्टर के कठिन शब्दार्थ ये हैं, तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ये इसका भाग एक कंप्लीट हो गया है, दूसरा भाग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसके क्वेश्चन आंसर भी जानेंगे। आपको कैसा लगा चैप्टर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिससे उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू।